एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। जब हम न्यू विजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आज भारत 24 के कार्यक्रम में इस वक्त आप मौजूद हैं और राजस्थान के लोग आपको सुन रहे हैं। जब सामाजिक न्याय की भूमिका की बात होती है और जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो आपका विभाग किस तरह से आगे बढ़ रहा है? निश्चित ही ये देश का सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और इससे देश की ताकत को बढ़ाने का काम राज्य करते हैं। राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार सभी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के लोगों को लेकर के 8 करोड़ जनता के विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है जब प्रदेश आगे बढ़ता है तब हमारा देश भी आगे बढ़ता है। 2047 के उससे विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की कहीं मुख्य रूप से खड़ा है कि आज भी आजादी के 79 ईयर्स के बाद में जब हम लोग कल्पना करते हैं कि आज समाज के उस व्यक्ति को क्या पीने का साफ पानी मिल, क्या उसको रहने का पक्का मकान मिल रहा है, क्या खाद्य सुरक्षा के अंदर उसको 2 वक्त खाने का पूरा अनाज मिलता कि नहीं मिलता है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिलते कि नहीं मिलते, क्या सामाजिक सरोकार के जो काम है उसकी भागीदारी है कि नहीं है। ये बड़ी चुनौतियां जो है भारत के सरकार के सामने भी है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन इन सब चीजों से बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी कुशलता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे हैं समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर के और उसका लाभ देश की जनता को भी मिल रहा है, प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है और इस समाज कल्याण विभाग के माध्यम से समाज का अंतिम व्यक्ति भी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हम तक पहुंच रही है, उसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। उनका जीवन स्तर जो है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से भी, अगर उस सशक्तिकरण की बात अगर हम लोग करें तो वो समाज, वो परिवार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का और राजस्थान में हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि इस ओर हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप हमेशा से मानते हैं कि सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब हम वंचित वर्गों की बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, केंद्र सरकार का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार भी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों की सरकारें जो है वो काम कर रही है। जब तक इस देश के अंदर आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का, जो समाज का वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको साथ लेकर के नहीं जोड़ेंगे, महिला पुरुष को साथ लेकर के नहीं जोड़ेंगे, तब तक समाज की परिकल्पना जो हम लोग एक अच्छे शब्दों में करना चाहते हैं, सक्षम समाज की इस कल्पना जो हम लोग चाहते हैं, वो नहीं होती है। आज मैं सोचता हूं कि समाज में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग को हम लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की नजर से देखें तो 21 तरह की श्रेणियां हैं, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी तरीके से जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जिसमें काम करने की क्षमता तो है लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण से, मानसिक उसकी जो क्षमता है उसके कारण से अगर वो काम नहीं कर पाते, उसको सरकार की योजना किस तरीके से साथ लेकर के उसको सामान्य जीवन देने का काम कर सकती है। ये बहुत सारी कैटेगरी हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं कि जो कुछ समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनको वाकई में सरकार की भी आवश्यकता है, जन सहयोग की भी आवश्यकता है, जन समर्थन, जन सहयोग और सबके सहयोग की आवश्यकता के साथ में हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा विजन है और इसमें ना जाति है, ना पंथ है, ना धर्म है, ना मजहब है। हम लोग चाहते हैं कि देश का 140 करोड़ जो नागरिक हैं वो आगे बढ़े और इस प्रदेश का 8 करोड़ का जो समाज है, हर एक समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में इस आजादी का भी मतलब होगा और इस बढ़ते हुए जो हमारा विकास यात्रा है उसके अंदर भी उसकी भूमिका को हम लोग बड़े पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारा तो यही सोचना है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलें और उसके लिए वो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, लोक हित की जो योजनाएं हैं, व्यक्ति की भी हो सकती है, सामूहिक रूप से भी हो सकती है और स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से भी हो सकती है। ये सारी योजनाएं हैं, इन सब का सामूहिक परिणाम अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ा सुखद होगा और उसी के कारण से देश प्रदेश आगे बढ़े। कुछ नई योजनाओं पर भी काम अभी हो रहा है और अगर हो रहा है तो वो कैसे बेनिफिशियल होंगे लोगों के लिए?
देखिए, अगर मेरे विभाग की बात करें तो पूरे प्रदेश की अगर रेशियो की बात करें लगभग 1 करोड़ के करीब लाभार्थी जो हैं हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं। और इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी हम लोग देने का काम करते हैं, जिसमें लगभग 92 लाख के करीब पेंशनर्स हैं हमारे विभाग से जुड़े हुए। इसके अलावा पालनहार में जिनके बच्चे जो हैं अनाथ हो जाते हैं, जिनके माता पिता गुजर जाते हैं या जिनका पिता गुजर जाता है या परिवार में कमाने वाला कोई नहीं होता आर्थिक रूप से जिनको सहायता करने वाला, तो सरकार उसका पालनहार बन के उसको मासिक पेंशन भी देती है। उसके अलावा हम लोग छात्रों को स्कॉलरशिप देने का काम भी हम लोग करते हैं, ताकि वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से उनको सशक्त करके उनको रोजगार उन्मुखी बनाना, ये सरकार का ध्येय है और ये स्कॉलरशिप के माध्यम से हम लोग को जोड़ते हैं। इसके अलावा हॉस्टल्स हैं जिनमें बच्चे कमजोर होते हैं, जिनकी आर्थिक रूप से पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती, उनको हम लोग हॉस्टल के अंदर एडमिशन दे करके उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। लगभग 65 से 70 हजार के करीब स्टूडेंट जो हैं वो हमारे विभाग में हॉस्टल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के ऊपर ये जो कुछ अपराध होते हैं उसके बाद में, कन्विक्शन के बाद में या उससे उस समय जब रखना होता है, नारी निकेतन भी है, महिला सदन भी है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो हमारी एससी के लिए चलती है, एसटी के लिए चलती है, ईडब्ल्यूएस के लिए चलती है, दिव्यांग के लिए चलती है, सफाई कर्मी के लिए चलती है। कुल मिला के विभाग ऐसा है जो अंत्योदय की कल्पना को साकार करता है। और अंत्योदय का मतलब है समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसको सरकार की सुविधाओं की आवश्यकता है, सरकार की नीतियों की आवश्यकता, वो वहां तक पहुंचे। इसलिए केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की सामूहिक योजनाओं को हम उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस विभाग से वही लोग जुड़े हुए हैं जिनको वाकई में आज जरूरत है सहारे की, तो ये राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार सहारा बनकर के उनके साथ में खड़ी होती है। इसलिए उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक रूप से उनको सम्मान मिलता है। ग्रामीण इलाकों में आप जाते भी होंगे, वहां पर आपको लगता है कि जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उसको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कभी आपने फीडबैक लेने की वहां से कोशिश की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई बार पता ही नहीं होता कि उनके लिए योजना कौन सी संचालित हो रही है। तो जिन भी योजनाओं का भी आपने जिक्र किया, जैसे स्टूडेंट्स को लेकर, महिलाओं को लेकर आपकी तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, मेन जो फोकस होना चाहिए वो ग्रामीण इलाकों पर होना चाहिए, क्योंकि वही वो एरियाज होते हैं जो हमेशा से विकास की वजह से वंचित रह जाते हैं। तो वहां पर क्या फीडबैक आपको मिलता है? देखिए, निश्चित ही इस प्रदेश की अधिकांश जो जनता है वो गांव में निवास करती है। आज भी धीरे धीरे शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन आज फिर भी अधिकतर गांवों के अंदर निवास करते हैं। और गांव में भी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनके माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम, बीडीएम के माध्यम से, अंतिम छोर पर ग्राम पंचायत का जो रेवेन्यू विलेज है वहां पर पटवारी, ग्राम सेवक हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, हमारा ब्लॉक अधिकारी हो गया, उनके माध्यम से हम लोग इन योजनाओं को प्रचार प्रसार करके उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये बात ठीक है कि जब तक किसी योजना की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, उस ग्रामीण तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार की भी मंशा रहती है, सरकार का प्रयास रहता है कि हम उन योजनाओं को उन तक पहुंचाएं ताकि वो जानकारी उन तक पहुंचे और उस योजना का लाभ ले सके। हम लगातार सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तरफ से मॉनिटरिंग भी करते हैं और प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण से सरकार की किसी भी विभाग की योजना जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे अच्छे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब के माध्यम से, हर एक प्लेटफॉर्म जो है हम लोग देते हैं। तो वो शहरों में अधिक होता है, लेकिन गांव में भी आजकल हर व्यक्ति के पास में एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। आज गूगल में जैसे भी आप लोग डालेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। और हमने एप्लीकेशन जो है स्वयं की एसएसओ आईडी पे जाकर के कोई भी व्यक्ति, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो या और किसी हेल्थ स्कीम की बात हो, वो एसएसओ आईडी पर अपना आवेदन करता है और उसका उस योजना की एप्लीकेशन करने के बाद में स्वतः ही लाभ मिलता है। मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की उस दूरदर्शी सोच के कारण से ही प्रधानमंत्री जनधन खाते को 11 वर्ष पूरे हो गए। और इस 11 वर्ष के अंदर हमने डीबीटी के माध्यम से जिन लोगों को लाभ देना है, राजीव गांधी की उस सोच को हमने बदला है। जब वो कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपए भेजता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में आता थे 15 पैसे हो जाते, ये जो 85 पैसे की दलाली थी ये खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी का परिणाम था जनधन खातों के माध्यम से हमने बीते 11 वर्षों में आम जन को राहत देने का काम किया। आज किसी भी योजना का
सीधा लाभ अगर किसी बेनिफिशियरी को मिलता है तो इसी जनधन खाते के माध्यम से पहुंचता है। एक बड़ा आर्थिक रूप से सक्षमता की ओर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर भी बढ़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस जमाने के समय से जो भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था, इसको रोकने का काम प्रधानमंत्री मोदी की उस दूरदर्शी सोच ने किया है। मैं सोचता हूं कि आज एक किसी भी व्यक्ति को किसी योजना का लाभ लेने के लिए बिचौले की आवश्यकता नहीं है, और जनधन खाते के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण इतना ही मैं बताऊंगा कि जनधन खाते के माध्यम से लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए, बिचौलों की व्यवस्था जो है वो खत्म हुई है, और आदमी आराम से अपनी जो सरकारी स्कीम है उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। अगर मैं कुछ बड़े बदलावों के बारे में आपसे जानना चाहूं, अगर हम पिछली सरकारों की बात करें और जब से जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, अभी क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं जो पहले होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए, वो आपकी वजह से अब संभव हो पाया है? देखिए, अगर विशेष रूप से विभाग की बात करें तो मेरे विभाग के अंदर हमने देखा है कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जंजीरों में कैद होते हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वो जंजीरों में कैद है, क्योंकि उनके माता पिता के पास में इलाज कराने के पैसे नहीं है। बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं जो सुदूर गांव की रेगिस्तानी ढाणियों की बात करें या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमने मीडिया के माध्यम से या हमारे जो मित्र हैं मीडिया, उनके माध्यम से जब भी हमें खबर पहुंचती है तो हमने एक अभियान चलाया है जंजीर से जीवन तक का। उस अभियान के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके हमारे पास सूचना मिलती है, 24 घंटे के अंदर उसको हम हमारा एक फाउंडेशन बना हुआ है, एजीए फाउंडेशन, हमारे विभाग के अधिकारी रहते हैं, और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम उनको वहां जंजीर से मुक्त करा करके घर वालों की सहमति लेकर के निःशुल्क इलाज कराते हैं, निःशुल्क कपड़े उनको देते हैं, भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। और एक आदमी जब मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो उसको सामान्य जीवन देने का काम हम लोग करते हैं। ये बड़ा परिवर्तन अगर हम लोगों को देखने को मिला है, तो मैं आपके माध्यम से जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे उनसे भी आग्रह करूंगा कि राजस्थान के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उसको आप लोग सूचना हम तक दें ताकि उसको सामान्य जीवन देने का काम हम लोग कर सके। हमारे पास हॉस्टल्स हैं, लगभग 900 के करीब हॉस्टल्स हैं। उसके रिपेयरिंग का काम पहले वाली सरकार चाहती हुई करा सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सोच का परिणाम है कि हमने करोड़ों रुपए इन हॉस्टल्स के रिन्यूअल पर, रिपेयरिंग पर खर्च कर रहे हैं, ताकि जो जर्जर अवस्था में भवन है उसकी रिपेयरिंग हो सके। बच्चों को जो वहां रहते हैं, आवासीय हॉस्टल भी हैं, स्कूल्स भी हैं, तो वहां उन लोगों को एक सामान्य सा जीवन मिल सके। इसके अलावा हमने जो दिव्यांग साथी है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृत्रिम जो उपकरण है उनको देने का काम किया। ये पहले कभी नहीं हुआ है। हमने पिछली बार 50,000 लोगों को घोषणा करी थी, इस बार 1 लाख लोगों की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी है। 150 करोड़ का बजट हमने रखा है। अभी पूरे जिले के अंदर कैंप चल रहे हैं उनके सर्वे के, और एक व्यक्ति जिसको सहारे की आवश्यकता है, अगर कान से सुनने की मशीन की आवश्यकता है हम उसको देंगे, अगर चलने के लिए बैसाखी की आवश्यकता हम देंगे, अगर उसको कैलिपर्स की आवश्यकता हम देंगे, अगर उसको फुट की आवश्यकता है, जिसका पाँव नहीं कटा हुआ उसको फुट बनाकर देने की आवश्यकता हम देंगे, उसको व्हील चेयर देने का काम हम करेंगे, उसको साइकिल, ट्राईसाइकिल हम देने का काम करेंगे, और एलिम्को की तरफ से मोटराइज बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है वो भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2,500 के करीब स्कूटी जो है दिव्यांग साथियों को देने का निर्णय लिया। इसके अलावा हम लोग SC, ST, OBC, EWS दिव्यांगों को, सफाई कर्मी को लोन देने का काम भी करते हैं। हमारे एक अनुजा निगम बना है SC, ST कॉर्पोरेशन, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग बहुत कम रियायती ब्याज पर उनको अनुदान देने का लोन भी देते हैं और कुछ को अनुदान भी देते हैं, ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके और उसके जीवन की जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारी, मैं बताऊं, दर्जनों स्कीमें हमारी है। उसमें हमने पहली बार मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से मांसपेशी दुर्विकार के कारण से, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण से जो गंभीर पीड़ित व्यक्ति हैं राजस्थान में, जो चल फिर नहीं सकते, अपने ही घर में बेड पर बैठे रहते हैं, उनको मूवमेंट कराने के लिए, उनको अपने घर में घूमने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देने का काम हमने इसी साल में पूरा कर दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कोई लोग अगर हो, अगर उनको जरूरत है, वो हमारे जिलाधिकारी से संपर्क करें, उनको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देकर के वो घर के अंदर घूम सकते। और वो इलेक्ट्रिक चेयर ऐसी है जो 360 डिग्री एंगल घूमती है। आप इसी से रिमोट, ये चेयर के अंदर ही रिमोट लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक है, उसमें चाहे जैसा आप घूम सकते हैं और कहीं भी आपको आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र के माध्यम से हम लोग अलग अलग ब्लॉक में, जिला स्तर पर एक दिव्यांगता केंद्र खोल रहे हैं, जो भारत सरकार का एलिम्को है, जो कृत्रिम अंग उपकरण बनाने की कंपनी है, उसके माध्यम से
हम उसको कृत्रिम अंग देने का काम भी करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएं, ताकि वहां के लोगों को जो दिव्यांग साथी है उनको हम लोग अच्छे तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था का लाभ दे सकें। एक हमारा जो यूडीआईडी कार्ड बनता है डिसेबिलिटी का, वो पहले ऑनलाइन ऑफलाइन बनता था, लेकिन आज हम ऑनलाइन उसको भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल पर उसको बनाने का काम करते हैं। उससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, जो पारदर्शिता है वो आएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे नवाचार जो है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से, उनके प्रभावी मार्गदर्शन में हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। अच्छा, इसको लगातार आगे जारी रखेंगे। अभी आपने रोजगार का जिक्र किया, जो युवाओं को यहाँ पर आप रोजगार दे रहे हैं, आपको लगता है वो इनफ है या अभी जरूरत आपको लगता है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने की अभी और ज्यादा जरूरत है? क्योंकि आज भी राजस्थान के अगर अलग अलग जिलों की जब हम बात करते हैं तो युवा रोजगार की आस में दिल्ली का रुख करता है। देखिए, निश्चित ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, जब मैं बात करूं राजस्थान में 2018 से 2023 के बीच में, पूरे देश के अंदर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में नंबर 2 पर था। लगभग 28% के करीब की बेरोजगारी दर जो थी वो राजस्थान की थी। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो राजस्थान उस समय इन अलग काम के लिए जाना जाता था। लेकिन आज पिछले लगभग 2 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से हमने इसमें बहुत अच्छी सफलता अपनाई है। और बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जब पिछले साल 9-10 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राइजिंग राजस्थान का एक बड़ा इवेंट हुआ, और इससे पहले जब हम चुनाव में गए, हमारे बीजेपी का हमने घोषणा पत्र जारी किया था और सरकार बनने के बाद उसको नीतिगत दस्तावेज बनाया। दस्तावेज में हमने ये कहा था कि हम 4 लाख के करीब सरकारी नौकरी राजस्थान में 5 सालों में देंगे, 6 लाख के करीब प्राइवेट सेक्टर में देंगे, कुल मिलाकर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की श्री विश्वकर्मा योजना जो है लोगों को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए, उस योजना का भी लाभ हमने लोगों को दिलाने का वादा किया था, उसको हम लोग काम करें। राइजिंग राजस्थान के बारे में एक फैक्ट जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं पूरे राजस्थान के लोगों को बताऊंगा कि किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार के समय अगर एमओयू हुए हैं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उसकी जीडीपी जो वो बढ़ेगी प्रदेश की। 10% से ज्यादा कहीं भी एमओयू जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचे किसी भी प्रदेश में, अगर आप लोग देखेंगे तो। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में भी उन्होंने किए थे। फर्क इतना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम सरकार बनने के तुरंत बाद एमओयू करें, और अन्य सरकारें जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वो हैं, सरकार चुनाव से पहले वो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से करें। तो उनका मकसद है राजनीतिक लाभ उठाना। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि हम लोगों को रोजगार से जोड़ें, राजस्थान को उसका फायदा मिले, हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम लोग डबल करें 5 सालों के अंदर। ये हमारा लक्ष्य। मैं आपको कहूं 35 लाख करोड़ के एमओयू 9-10 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा। अभी सितंबर चल रहा है, हमने लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू जो हैं वो धरातल पर ला दिए। अब ये 10% तो हमारे पहले साल में हो गए, अब हम महीने 2 महीने के अंदर लगभग 3 से 4-5% के करीब और लाकर कर देंगे। तो हमें लगता है कि हम 100% अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी राइजिंग राजस्थान के एमओयू सारे धरातल पर आएंगे तो मुझे लगता है लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दस्तावेज में वादा किया था 6 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देंगे। हमने 1 लाख के करीब तो सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके हैं। अभी हमारी सरकार के 2 साल तो पूरे होंगे, हमारी कुछ वैकेंसियां जो है वो क्यू के अंदर हैं। हमने रिजल्ट भी अब जारी करने शुरू कर दिए कि जिन एग्जाम हुए हैं उनके रिजल्ट जारी हो गए, और नई भर्ती के कैलेंडर भी हमने जारी। इससे पहले कभी भी मुझे लगता है किसी भी सरकार में कैलेंडर जारी नहीं हुई युवाओं को रोजगार देने के लिए, परीक्षाओं के। इसके साथ रोजगार मेले लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब अमित शाह जी आए थे, रोजगार के जो सर्टिफिकेट हमने उनको दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रम में वो काम करते हैं। हम भी हमारे ब्लॉक लेवल पर मुख्यमंत्री के विशेष मार्गदर्शन में रोजगार मेले लगाते हैं, ताकि वहां हजारों लोगों को रोजगार मिले उनकी योग्यता के अनुसार। युवा यहाँ पर इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सभी लोग राजस्थान के सुन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी आपने अपना विजन बताया है, युवाओं को रोजगार की जो बातें आपने कही हैं, या फिर अभी आपने जो एमओयूज का जिक्र किया, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि अब राजस्थान के युवा यहीं पर ही शायद रोजगार की आस में जो वो आपसे उम्मीदें रखते हैं, उनकी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए।